गर्मियों की छुट्टियां, जबलपुर का वो खूबसूरत बरगी डैम और नर्मदा की लहरों पर एक शानदार क्रूज की सवारी। सुनने में बिल्कुल एक परफेक्ट हॉलिडे लगता है ना? लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे खुशियों से भरा ये सफ़र चंद ही पलों में एक खौफनाक त्रासदी में बदल गया। हम सिर्फ इस दर्दनाक घटना की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस विज्ञान और उन सिस्टमिक खामियों को भी गहराई से समझेंगे जिन्होंने इस हादसे को इतना घातक बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये वो आखिरी खौफनाक आवाज़ें हैं जो एक पैसेंजर की वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्ड हुईं। एक छोटी बच्ची बड़े मज़े से अपने मामू से बात कर रही थी और बात करते करते अचानक खौफ की ये चीखें गूंजने लगीं। लहरों ने बिना कोई पूर्व चेतावनी दिए अचानक हमला कर दिया था। ये वो पल था जब सब कुछ हाथ से निकल गया। तो आखिर 30 अप्रैल की उस शाम को हुआ क्या था? दोपहर तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, चेहरे पर मुस्कान लिए लोग क्रूज पर सवार हुए। लेकिन शाम ढलते ही अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। तेज आंधी आई और लहरें उफान मारने लगीं। क्राइसिस तब और गहरा गया जब इतने बड़े खतरे के बावजूद कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। मौसम तेजी से बिगड़ रहा था, लेकिन चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया और देखते ही देखते वो क्रूज गहरे पानी में पलट गया। हैरानी की बात है कि जब ये भयंकर तूफान टकराया तो उस क्रूज पर 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इनमें दिल्ली से छुट्टियां मनाने आया एक परिवार भी शामिल था। ये सभी लोग नर्मदा की लहरों पर सैर का आनंद लेने आए थे। बिल्कुल मासूम पर्यटक जिन्हें किसी भी तरह के इमरजेंसी हालात से निपटने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। वे पूरी तरह से क्रूज संचालकों पर निर्भर थे। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसी नाव पर हैं जो चंद ही मिनटों में एक जानलेवा जाल बनने वाली है। हादसे के बाद जब रेस्क्यू टीम पानी में उतरी तो उन्हें जो मंजर दिखा वो किसी का भी दिल दहला दे। एक माँ मरीना और उसका 4 साल का बेटा त्रिशान। पानी के गहरे अंधेरे में भी वे एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन था। मौत के बाद भी माँ ने अपने बच्चे को इतनी जोर से सीने से लगाया हुआ था कि उसकी पकड़ ढीली ही नहीं पड़ी थी। ये एक ऐसा दृश्य था जो इस त्रासदी के दर्द को बिना कुछ कहे बयान कर देता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामियां सामने आईं। यात्रियों को सफर शुरू होने से पहले कोई सेफ्टी ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। जब मौसम बदल रहा था और हवाएं तेज हो रही थीं, तब भी बचाव का कोई कदम नहीं उठाया गया। खौफजदा यात्रियों ने किनारे पर वापस लौटने की गुहार लगाई, लेकिन उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। और सबसे बड़ी लापरवाही तो तब सामने आई जब लाइफ जैकेट बांटने का काम तब शुरू हुआ जब क्रूज डूबने ही वाला था। मतलब जब मौत सिर पर खड़ी थी। इसी अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच 14 साल की एक बच्ची किसी तरह अपने पिता का हाथ पकड़कर बच गई। लेकिन इस सर्वाइवल के साथ एक गहरा और जिंदगी भर का दर्द भी जुड़ा है। उस बच्ची ने अपनी ही आंखों के सामने अपनी माँ और छोटे भाई को पानी में डूबते हुए देखा। ये पल हमें दिखाते हैं कि कैसे एक ही परिवार में इस तरह की अराजकता के बीच कुछ लोग बस किस्मत के सहारे बच जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े और चुभने वाले सवाल पर जो इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। उस माँ ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो फिर लाइफ जैकेट पहनने के बावजूद एक माँ और उसके बच्चे के डूबने से मौत कैसे हो गई? एक ऐसा उपकरण जिसे पानी में जान बचाने के लिए ही बनाया गया है, वो अपना सबसे बुनियादी काम करने में पूरी तरह फेल कैसे हो गया? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझते हैं। लाइफ जैकेट मुख्य रूप से 2 चीजों पर काम करती है, बैलेंस यानी संतुलन और बॉयंसी यानी उछाल। पानी शरीर को ऊपर की तरफ धकेलता है और जैकेट इस उछाल को इस तरह से कैलिब्रेट करती है कि वो एक खास वजन को पानी के ऊपर रख सके। इसके डिजाइन का सबसे अहम हिस्सा होता है इंसान के चेहरे को पानी के ऊपर रखना। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक अकेले शरीर के लिए इस तरह तय होता है कि पानी में जाने पर इंसान स्वाभाविक रूप से सीधा रहे और उसका सिर हमेशा पानी के बाहर रहे। लेकिन हादसे के वक्त क्या हुआ? माँ ने अपने बच्चे को बचाने की स्वाभाविक वृत्ति के तहत 4 साल के उस मासूम को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर खींच लिया। लेकिन देखिए, भौतिक विज्ञान के नियम बहुत कठोर होते हैं। बच्चे के उस एक्स्ट्रा वजन ने जो जैकेट के निर्धारित सेंटर में था ही नहीं, जैकेट के पूरे बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ दिया। पानी के विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण का जो एक बहुत ही नाजुक संतुलन जैकेट बनाती है, वो टूट गया।
उछाल या बोयंसी का नियम उलट गया और दुखद रूप से जैकेट उन्हें ऊपर रखने के बजाय उल्टी हो गईं। उनके चेहरे पानी के नीचे चले गए। सीधी सी बात है, लाइफ जैकेट का इंटेंडेड यूज या सही उपयोग सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे और सिर पानी के ऊपर रहे। लेकिन उस दिन की कड़वी सच्चाई ये थी कि एक ही जैकेट में दो लोगों के होने से वो बैलेंस पूरी तरह खत्म हो गया। एक तरफ माँ का वजन था तो दूसरी तरफ बच्चे का एक्स्ट्रा और असंतुलित भार। और यही भौतिक असंतुलन, जो शायद सतह पर सुनने में एक बहुत छोटी सी बात लगे, उनके डूबने का सबसे बड़ा और जानलेवा कारण बन गया। किसी ने सच ही कहा है, तकनीक ममता के जज्बात को नहीं समझ सकती। माँ ने तो बस यही सोचा था कि उसका ये सुरक्षा कवच उसके बच्चे को भी किसी तरह बचा लेगा। ये एक बेहद भावुक कर देने वाली विडंबना है। माँ की अपने बच्चे की रक्षा करने की जो सबसे मजबूत और प्राकृतिक भावना होती है, सुरक्षा उपकरण का कठोर विज्ञान उसी भावना के लिए कोई जगह नहीं दे पाया। मशीनें और उपकरण इंसानी प्यार के हिसाब से काम नहीं करती, वे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के तयशुदा नियमों का पालन करते हैं। जबलपुर का ये हादसा हमारे लिए सिर्फ एक दर्दनाक खबर भर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। जब सुरक्षा के बुनियादी नियमों की अनदेखी की जाती है तो उसकी कीमत इसी तरह इंसानी जान देकर चुकानी पड़ती है। अगर लाइफ जैकेट समय रहते, यानी मौसम खराब होने के पहले इशारे पर ही दे दी गई होती, अगर मौसम की चेतावनी मानकर नाव को किनारे की तरफ मोड़ लिया गया होता और हर व्यक्ति के पास अपनी अलग जैकेट होती, तो इस भयंकर त्रासदी को 100% टाला जा सकता था। हमारा आज का ये विश्लेषण एक ऐसे सवाल पर आकर रुकता है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हमारे बनाए हुए सुरक्षा सिस्टम इस तरह पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, तो क्या इंसानी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे रह जाती है? बरगी डैम की वो लहरें शायद आज भी यही सवाल पूछ रही हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबसे एक गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।